नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी खबरों पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो अलग अलग लगती हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ जोड़कर देखें तो भारत की एक बड़ी और बदलती हुई तस्वीर सामने आती है। ये खबरें हमें बता रही हैं कि देश एक बहुत ही अहम बदलाव के दौर से गुजर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि एक सुपर पोर्ट, पक्षियों के लिए एक अनोखा रेस्टोरें और जनगणना में करीब 100 साल का गैप, ये सब मिलकर आखिर भारत के भविष्य के बारे में क्या इशारा कर रहे हैं? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और 3 मुख्य चीजों को समझते हैं। बड़े और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पर्यावरण को बचाने की नई सोच और समाज में हो रहे बड़े बदलाव। चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से। देखिए, ये सिर्फ कंक्रीट के जंगल या सड़कें नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे सोचे समझे कदम हैं जिनका असर देश की अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स दोनों पर बहुत गहरा पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, हम बात कर रहे हैं 90,000 करोड़ रुपए की। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे हरी झंडी दे दी है, भले ही पर्यावरण को लेकर कुछ चिंताएं थीं। ट्रिब्यूनल का कहना है कि ये प्रोजेक्ट देश के रणनीतिक हितों के लिए बेहद जरूरी है। और ये प्रोजेक्ट है भी बहुत बड़ा। इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। एक इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, एक नया एयरपोर्ट जो सिविलियन और मिलिट्री दोनों के काम आएगा, एक पूरी की पूरी मॉडर्न टाउनशिप और एक पावर प्लांट। सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। ये मलक्का स्ट्रेट के ठीक पास है, जो इसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का जवाब देने के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत बहुत अहम बना देता है। अच्छा, अब चलते हैं असम की ओर। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर टनल बन रही है, जिसमें सड़क और रेल लाइन दोनों एक साथ होंगी। ये वाकई इंजीनियरिंग का एक कमाल होने वाला है। अब जरा इसके असर के बारे में सोचिए। जो सफर पहले 6 घंटे लेता था, वो अब सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब आम लोगों की जिंदगी तो आसान होगी ही, साथ ही हमारी सेना के लिए भी ये एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो दशकों से अटका हुआ था। जम्मू कश्मीर का तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट। ये 1984 में झेलम नदी पर शुरू तो हुआ, लेकिन 1987 में सिंधु जल संधि को लेकर कुछ आपत्तियों के चलते इसे रोकना पड़ गया। लेकिन अब इतने सालों बाद इसे फिर से जिंदा किया जा रहा है, ताकि वुलर झील में नेविगेशन को और बेहतर बनाया जा सके। तो ये तो हुई बड़े कंस्ट्रक्शन की बात। अब जरा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए कितने अनोखे और जमीन से जुड़े समाधान अपनाए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही शानदार पहल की है, जिसे बी कॉरिडोर या मधुमक्खी कॉरिडोर कहा जा रहा है। आइडिया बहुत सिंपल है। हाईवे के किनारे जो खाली जमीन है, उस पर फूलों वाले पौधे लगा दिए जाएं। इससे क्या होगा? इससे मधुमक्खियों और तितलियों को एक सेफ पैसेज मिलेगा, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारी फसलों के लिए कितने जरूरी हैं, ये हम सब जानते हैं। और अब चले एक और मजेदार आइडिया की तरफ। नाम है हॉर्नबिल रेस्तोरां। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में मालाबार पाइड हॉर्नबिल पक्षी के लिए खास तौर पर फलदार पेड़ लगाए जा रहे हैं। पता है, इस पक्षी को जंगल का माली भी कहते हैं, क्योंकि ये बीजों को दूर दूर तक फैलाने का काम करता है। और इस कोशिश का नतीजा हैरान कर देने वाला है। देखिए, हॉर्नबिल आमतौर पर वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस रिजर्व का माहौल उन्हें इतना रास आया कि 2017 में जहां सिर्फ एक हॉर्नबिल दिखा था, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 400 हो गई है। कमाल है ना? इसी तरह आंध्र प्रदेश में चल रहा है ऑपरेशन स्ट्राइप्स। ये भी संरक्षण का एक बेहतरीन मॉडल है। इसका फोकस सिर्फ बाघों पर नहीं है, बल्कि उनके शिकार जैसे कि हिरण की आबादी बढ़ाने पर भी है, ताकि पूरा इकोसिस्टम हेल्दी और बैलेंस्ड रहे। और हाल ही में एक्सप्लोरर नाम के एक टाइगर को इसी प्लान के तहत पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। तो हमने कंस्ट्रक्शन और कंजर्वेशन की बात कर ली। अब चलते हैं अपने विश्लेषण के तीसरे और सबसे अहम हिस्से की तरफ, सामाजिक प्रगति। देखते हैं कि उन समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिए क्या हो रहा है जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं। असम में टी ट्राइब्स यानी चाय जनजाति समुदाय, जो ब्रिटिश राज में बंधुआ मजदूरों के तौर पर लाए गए लोगों के वंशज हैं, उन्हें अब क्लास 1 और क्लास 2 की टॉप सरकारी नौकरियों में 3% का आरक्षण मिलेगा। ये उनके सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है।
ये कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है। सोचिए, 1871 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर कुछ घुमंतू समुदायों को जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनका आज़ाद घूमना फिरना औपनिवेशिक सरकार को एक खतरे जैसा लगता था। आज़ादी के बाद वो काला कानून तो हट गया, पर समाज में लगा दाग वो नहीं मिटा। और हालत ये थी कि 1931 के बाद से तो इनकी गिनती तक नहीं हुई। अब पूरे 96 साल के लंबे इंतजार के बाद 2027 की जनगणना में इन्हें पहली बार शामिल किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। अच्छा, इन 3 बड़े थीम्स के अलावा 2 और खबरें हैं जो भारत के भविष्य की इस तस्वीर को और साफ करती हैं। एक साइंस की दुनिया से और दूसरी हमारे पड़ोस की राजनीति से। टेक्नोलॉजी की बात करें तो हैदराबाद, जिसे भारत की जीनोम वैली भी कहते हैं, वो बायो एशिया 2026 समिट को होस्ट करने जा रहा है। और इसका फोकस है टेक बायो पर। मतलब ये देखा जाएगा कि कैसे एआई और डेटा साइंस को बायोलॉजी और मेडिसिन के साथ मिलाकर हेल्थ केयर में क्रांति लाई जा सकती है। अब जरा पड़ोस में भी देख लेते हैं। बांग्लादेश में एक बड़ा बदलाव हुआ है। तारिक रहमान ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है और ये एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि पूरे 36 साल बाद बांग्लादेश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिला है। जाहिर है इसका असर क्षेत्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा से 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, भारत अपने आर्थिक और सैन्य हितों को साधने के लिए बड़े-बड़े रणनीतिक प्रोजेक्ट्स पर जोर दे रहा है। दूसरी, पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही क्रिएटिव और ज़मीनी स्तर के तरीके अपनाए जा रहे हैं। और तीसरी, ऐतिहासिक गलतियों को सुधारकर समाज के सबसे पिछड़े तबकों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, जब भारत एक ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, पर्यावरण को भी बचा रहा है और समाज को और समावेशी भी बना रहा है, तो इन तीनों में से कौन सा बदलाव आने वाले दशक में भारत की पहचान को सबसे ज्यादा आकार देगा? इस पर सोचिएगा जरूर।